हैबर प्रोसेस को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। बोर्ड परीक्षा में अधिकांश बच्चे कुछ कभी कुछ कुछ लिख रहे हैं ना, अलग अलग चीजें लिख रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हैबर प्रोसेस को लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैबर प्रोसेस लिखेंगे। इसमें क्या होगा, इस विधि में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इस विधि में N2 प्लस 3s2 N2 और 3s2 अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। बस पहली लाइन ये लिखेंगे। इस विधि में क्या होता है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, और यहाँ लिख लेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 93.6 किलो जूल पर मोल। यदि यहाँ पर आपको ये डिजिट याद नहीं रहता है, मान लीजिए याद नहीं रहता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा H माइनस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। वैसे तो याद रखनी माना नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये भी यही प्रदर्शित कर रहा है कि डेल्टा एच क्या है, माइनस के रूप में, ठीक, ये लाइन आ गया। अब उसके बाद है जो लास अतेलिये हैं, अकॉर्डिंग टू ले चेटेलिया रूल, है ना, या हम कह सकते हैं लास अतेलिये के अनुसार, उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन में लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। वैसे तो नियम तो बहुत है, समझाने का है पूरा इसमें कि अधिक अमोनिया बनाने के लिए कम ताप, अधिक दाब व नाइट्रोजन व तथा H2 की अधिक सांद्रता की आवश्यकता होती है। बस इतनी लाइन लिखनी बेटा, ये लास हथेली के अनुसार हो जाएगा। क्लियर, ये लाइन लिखनी है आपको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पॉइंट्स के हिसाब से लिखना चाहे तो पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। ये तो हमने सरलता के रूप में लिख लिया। यहाँ पर फिर हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, ये जो संरचना है हमारे पास, इस संरचना को समझाने के लिए हैबर प्रोसेस, ठीक है ना, इस हैबर प्रोसेस को किस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल से जो हमारे पास प्राप्त नाइट्रोजन है, कहाँ से प्राप्त हुई है नाइट्रोजन, ये देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉइंट के हिसाब से कि वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन, कहाँ से प्राप्त होती है हमें नाइट्रोजन, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन, ठीक है। एक तो वायुमंडल से कहां पर क्या प्राप्त हुई हमें, नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन कहां से प्राप्त होगी, हाइड्रोजन कहां से प्राप्त करेंगे, तो यहां पर लिखना है दूसरा नाइट्रोजन, और दूसरा कहां से आया, भाप अंगार गैस, इसको बोलते हैं बेटा वाटर गैस, है ना, भाप अंगार गैस, अंगार गैस, इसको हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं वाटर गैस, सॉरी वाटर गैस, क्या बोल सकते हैं, वाटर गैस, वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन। ये दो लाइन याद रखनी है आप, प्राप्त हाइड्रोजन, देखो, भाप अंगार गैस से प्राप्त भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन और वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन। ये देखो, ये हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे, यहाँ से तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है, दो हमारे पास चेंबर है, यहाँ से प्रवाहित हाइड्रोजन गैस है ना, इससे प्राप्त क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस हो, या इस यहाँ पर देख लें बड़े स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं आपको किस प्रकार से आ जाएगा। ये यहाँ से हमने क्या किया, हाइड्रोजन प्रवाहित की, ये देखो ये हाइड्रोजन प्रवाहित हो रही है। ये कौन सी कहाँ से प्राप्त हुई हमें, भाप अंगार गैस, जिसको हम वाटर गैस से प्राप्त हुआ हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त हुआ, वायुमंडल से। इन दोनों को हमने प्रवाहित किया है, देखो यहाँ से प्रवाहित करेंगे, है ना, क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे जो हमने ये दोनों लिए, एक तो कौन सा लिया, वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन और भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन, ये दोनों गैस हमने प्राप्त कर ली, ठीक है ना। इनका क्या करेंगे बेटा, इनको शुष्क अवस्था में, तीसरा पॉइंट आएगा कि दोनों को शुष्क अवस्था में, दोनों को शुष्क अवस्था में, शुष्क अवस्था में, शुष्क अवस्था में क्या अनुपात होगा इनका,
1:3। 1:3 मीन्स 1 अनुपात में क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी? 1:3। 1:3 के अनुपात में, के अनुपात में कितना दाब होगा? में मिलाकर 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर, 200 वायुमंडलीय दाब। दाब कितना होगा? 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना? वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना? कहां प्रवाहित कर देंगे? प्रवाहित करते हैं। देखो, प्रवाहित, सॉरी थोड़ा सा प्रवाहित होना था बेटा इसमें, प्रवाहित, प्रवाहित करते हैं। बस इतनी लाइन याद रखना आप। ठीक है ना? इसको हमने क्या किया? भाप अंगार गैस और जो पहले हमने देखा नाइट्रोजन, एक तो नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन, इसका तो लेंगे 1 अनुपात और इसका लेंगे 3। ठीक है, इनको हमने क्या किया? यहाँ पर प्रवाहित किया, लेकिन यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कंप्रेसर क्या करेगा? दाब उत्पन्न करेगा। ये क्या करेगा? यहाँ से दाब उत्पन्न करेगा। ध्यान नहीं रखना, ये दाब उत्पन्न करेगा यहाँ से। ठीक है, जो कंप्रेसर लगा हुआ है ये दाब उत्पन्न करेगा। इससे 200 वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करना है। कितना वायुमंडलीय दाब? 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कैटालिटिक चेंबर, यानी कि उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है ना? इसमें क्या करेंगे? उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करेंगे। ठीक है ना? और लगभग यहाँ जो टेम्परेचर होगा ये 500 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 500 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो 500 डिग्री सेल्सियस होगा। इतना टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है ना? इस चैम्बर या इस चैम्बर का क्या होगा? यह हम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट। देखो, हमने प्रवाहित किया, उसके बाद क्या करेंगे? उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष का ताप कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बेटा? कितना होना चाहिए बताओ? 500 डिग्री सेल्सियस रखा गया है, रखा गया है। ठीक है ना? उस कक्ष का ताप कितना रखा गया? इतना। ठीक है ना? और इसी कक्ष में क्या हो जाएगा? अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना? इस कक्ष में क्या हो जाएगा? अमोनिया का निर्माण हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम इसमें? कि इस कक्ष में या उत्प्रेरक कक्ष में लिखना। ठीक है ना? उत्प्रेरक कक्ष में N2 व H2 अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, इसको बाद में लिखना आप लोग, करके NH3 बना लेता है, NH3 बना लेता है। बस जब अमोनिया बन गया तो हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म। अब हमारे पास क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। ठीक है ना? और अब क्या रह गया? जब अमोनिया बन गया तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया, है ना? अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। देखो यहाँ पर हमने क्या किया? इसको 500 डिग्री से इस ताप रखा, और ये क्या होता है बेटा? ये उत्प्रेरक की, ये जो जाली के फॉर्म में है, ये उत्प्रेरक है ना? ये उत्प्रेरक कैटालिटिक चेंबर है, और इस कैटलिस्ट ने क्या किया? इसको क्या बना दिया? अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब ये यहाँ से जो बनी हुई अमोनिया थी, देखो ये अमोनिया क्या होगा? क्योंकि अब प्रेशर भी, दाब भी है, ये अमोनिया इससे निकली बेटा। देखो यहाँ से क्या हुआ? अमोनिया निकली। लेकिन ये सारा का सारा अमोनिया थोड़ी बना होगा। जितना इसमें N2 और H2 गया वो सभी के सभी अमोनिया नहीं बना होगा। तो जो अमोनिया बना वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? यहाँ जमा होता चला गया।
क्योंकि दाब है यहाँ, तो यहाँ लिक्विड अमोनिया बन गया। देखो ये लिक्विड अमोनिया हमें यहाँ प्राप्त हो गया, कहाँ, यहाँ जमा होता चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि जो बची हुई N2, कुछ गैसें क्या होंगी N2 के रूप में बची होगी, H2 के रूप में बची होगी, वो क्या हुआ, ये देखो रीसर्कुलेशन पंप, यानी कि पुनः जो है सर्कुलेशन में आना, पुनः चक्रण के लिए, है ना, रिसर्कुलेशन। ये क्या हुआ, जो बची हुई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस थी वो यहाँ रह जाएगी, ऊपर ही रहेगी, लिक्विड के फॉर्म में आएगी नहीं, तो यहाँ से वो फिर क्या होगी, वापस, ये है लिखा हुआ अक्रिय गैसें, जो अनरिएक्टेड गैसें हैं वो फिर वापस आती है और कहां से, इधर से प्रवेश फिर पुनः करेगी। ठीक है ना, बस यही प्रोसेस हैबर ने दिया था। और एक लास्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि बची हुई जो गैसें हैं, याद रखना बेटा, बची हुई जो गैसें हैं, बची गैसें पुनः क्या होगा, पुनः किसके द्वारा वापस आएगी, पुनः परिसंचारी, इसको क्या बोलते हैं, परिसंचारी पंप, परिसंचारी, परिसंचारी बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिसर्कुलेशन पंप, परिसंचारी पंप द्वारा द्वारा ठीक है ना, द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित की जाती, उत्प्रेरक कक्ष में पुनः प्रवाहित की जाती, पुनः, अर्थ हो गया पुनः, ये देखो आगे आ रखा है ना, कक्ष में, यहाँ पर लिख सकते हो बेटा, कक्ष में प्रवाहित की जाती, क्योंकि पुनः पहले आ गया है ना, प्रवाहित की जाती है, बस ठीक है, ये आ गया हमारे पास, बस इतना हमने लिखना है इसमें। ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया, किससे, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कर दिया, बस इतना ही लिखना बेटा इसमें, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। क्लियर हो गया, हमने क्या करना है, अमोनिया बनाने के लिए इतनी ही प्रोसेस लिखनी, ज्यादा लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं। पहले ये लिखेंगे, इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोजन N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3, और इतना आ जाएगा। यह एक उष्मा छिपी अभिक्रिया है। और यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि लासादिले के नियम अनुसार अधिक दाब, सॉरी, अधिक अमोनिया बनाने के लिए कम ताप, अधिक दाब व N2 तथा H2 की अधिक सांद्रता की आवश्यकता होती है। बस ये लाइन हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पुनः इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, पहले चित्र बना दिया, फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर देखो वायुमंडल से प्राप्त N2 और भाप अंगार गैस से प्राप्त वाटर गैस से प्राप्त हाइड्रोजन, ठीक है ना, दोनों को 1:3 के अनुपात में मिला करके 200 वायुमंडलीय दाब में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना, और उत्प्रेरक कक्ष का ताप कितना रखा जाता है, 500 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होता है, अभिक्रिया करके अमोनिया बना लेते हैं। बस बची हुई गैस पुनः संचारी पंप द्वारा क्या होते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित की जाती है। बस ये 3-4 लाइन लिखनी, और ये आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ आपने रिएक्शन भी लिख ली और सारी चीजें आ गई। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस, तो इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई बेटा। यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसी टाइप से तैयार करता रहूंगा कि जो चीजें रह गई हैं, है ना, ताकि हम बोर्ड परीक्षा के हिसाब से सटीक भी लिख सकें और ज्यादा में लिखना पड़े।